बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है और शायद वही एक कारण था कि कांग्रेस वहां चूक गई। कल आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, तो पार्टी ये नहीं बीजेपी ये नहीं दिखाना चाह रही कि हमारे भी पार्टी में भी उस तरह का फैक्शनलिज्म है और जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है उसके इतर भी कोई जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरुण चौबे जी। हरियाणा पे बात करेंगे और जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे। हरियाणा में दूसरी बार कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज इसकी घोषणा खुद अमित शाह ने कर दी है। आपको क्या लग रहा है अरुण जी, क्या होगा अब नज़ारा जब अनिल विज भी दावा ठोक रहे थे, अचानक वो बैकफुट पे आ गए हैं? क्या लग रहा है आपको ये? देखिए, हरियाणा जो है बीजेपी के लिए एक तरह से देखा जाए कि लोकसभा इलेक्शन के बाद शुभ संकेत था। जिस तरह से उन लोगों ने जीती है ये चुनावी लड़ाई, उसके बाद में पार्टी में जो जिस तरह से 3 कैंडिडेट हो गए थे, आपने देखा होगा कि नायब सिंह सैनी को जो है पार्टी कह रही थी कि वही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो गए, एक तरह से नॉट थी। और दूसरा जो आपने देखा होगा कि राव इंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल रीजन में काफ़ी सशक्त माने जाते हैं, उन्होंने ज़्यादातर सीटें जितवाई भी, तकरीबन 8 सीट उस रीजन से बीजेपी ने जीती है। तो उन्होंने भी क्लेम किया था कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, उन लोगों की कैटेगरी में मैं भी आता हूं, तो मैं भी उस पद का दावेदार हो सकता हूं। और तीसरे जो अनिल विज ने तो एलानिया बोल दिया था, लगातार बोलते चले गए थे क्योंकि उनका मानना था कि वो 7वीं बार इस बार जीत रहे हैं, एमएलए बन के आए हैं, तो वो सीनियर मोस्ट पार्टी में है, उनका एक तरह से नेचुरल क्लेम बनता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि पार्टी जीती और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि शायद चुप रहने में ही भलाई है। और आपने देखा कि डिसीजन लेने के लिए कि अमित शाह को ही पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया, उनके साथ में एमपी के जो चीफ मिनिस्टर जो मोहन यादव जी हैं, वो 2 लोगों को किया गया। तो अमित शाह का जो पर्यवेक्षक नियुक्त होना एक पॉलिटिकल मैसेज के रूप में आप ले सकती हैं, कितना एक तरह से देखा जाए कि सेंट्रल लीडरशिप ये इंश्योर करना चाह रही थी कि जिसको हम चाहते हैं वही बने, और पार्टी में जो जिसके साथ में नाम के ऊपर सहमति है उससे अलग बिलग कोई न दिखे। तो और इसमें अगर फैक्शनलिज्म दिखता हरियाणा की राजनीति में, तो चूंकि फैक्शनलिज्म से आगे बढ़ के इन लोगों ने जीत हासिल की है और उस कारण की वजह से कांग्रेस मात खाई है, तो पार्टी को एक सटल मैसेज भी देना था कि आने वाले जो राज्यों में चुनाव है, कल आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, तो पार्टी ये नहीं बीजेपी ये नहीं दिखाना चाह रही कि हमारे भी पार्टी में भी उस तरह का फैक्शनलिज्म है और जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है उसके इतर भी कोई जा सकता है। ये भी एक मैसेज दिया है। जेपी नड्डा जी से भी मिले थे, अगर आपको ध्यान हो कि कल एक आया फोटोग्राफ भी आई कि अनिल विज जो हैं बुला लिए गए हैं और जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, उसके बाद ही उनका टोन डाउन होता चला गया। ये सब चीजें जो है जो दिखती हैं राजनीति में, जो सामने दिखती हैं उसके पीछे की बात ज्यादा सच होती है। तो जो दिख रहा था उसके पीछे अगर चीजें जो अब नहीं आ पाएंगी, क्योंकि किस तरह से उनको बताया गया या क्या मैसेज दिया गया। पार्टी जब कमजोर होती है या उनको बाहर से सपोर्ट मिलता है, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है पार्टी, तब आप अपनी जो है बार्गेनिंग वाली स्थिति बना सकते हैं। लेकिन जब देखा जाए कि आपकी पार्टी इतनी मजबूत है और आने वाले समय में भी मजबूत दिख रही, तो उसमें मुझे लगता है कि जो लीडर्स हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि पार्टी लाइन पे ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको क्या लग रहा है, कल मतलब सब कुछ तो तैयारियां हो ही चुकी थी और शुरू से ही नायब सिंह सैनी ही हरियाणा का फेस रहे, सीएम फेस, तो अब आपको क्या लग रहा है उनके लिए कितने बड़ा चैलेंज होगा? चैलेंज ये है कि घोषणाएं बहुत की गई हैं। देखिए, चैलेंज ये है कि उनको जो भी कहा गया है उसके अनुसार एक जनप्रिय नेता के रूप में जैसे उनको प्रस्तुत किया गया था, और उनके बारे में लोग कह भी रहे थे कि खट्टर साहब तो बुजुर्ग हो गए थे और जिस तरह से लोगों से मिल नहीं रहे थे, तो पार्टी में जो संगठन में लोग नाराज थे उनसे। उनके काफी वीडियोस भी आ रहे थे जिसमें कभी किसी महिला को कुछ कह दिया, कभी तो आप इसको कह सकती कि सीनियर लीडर होने के नाते उम्र जो उनकी ज्यादा थी और एक यंग फेस उनके कंपेरिजन में बनाया गया चीफ मिनिस्टर, तो उसकी स्वीकार्यता भी ज्यादा होगी और वो ज्यादा काम भी कर सकेंगे।
क्योंकि उन्हें आने वाले समय के लिए भी जमीन तैयार करनी है पार्टी के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट था ओबीसी लीडरशिप के साथ में, चाहे आप देखें लोकसभा इलेक्शन में हो चाहे राज्य यहाँ हरियाणा के राज्य में, आपने देखा वो कॉम्बिनेशन उन्होंने कॉन्क्रीट बनाए रखा है। बीजेपी के पास में सबसे ज़्यादा ओबीसी वोट बैंक है, इसी वजह से कांग्रेस परेशान है कि उसमें डेंट कैसे किया जाए। और चीफ मिनिस्टर जो ओबीसी का है उसके साथ में दलित सपोर्ट और बाकी जो अन्य कैटेगरीज हैं उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ बीजेपी का, उसी कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने जाटों को जो है हरियाणा की राजनीति में आप देखें कि जो कांग्रेस में जाटों का दबदबा है उस वर्ग को जो है उन्होंने हरियाणा की राजनीति से एक तरह से किनारे ही रखा है, जिसको वो चाह रहे हैं अपने दल में कि साहब वो आगे बढ़े उसी को बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप से उन लोगों ने अपने संगठन को फिलहाल बचा रखा है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और बताइए कि मोहन यादव को जिस तरह से ये लोग मध्य प्रदेश से यहाँ ले आए हरियाणा में और उनको एक ऑब्जर्वर की भी पोजीशन दी, उनसे रैलियां भी काफी करवाई, वो कितना इम्पैक्ट डाल पाया? देखिए मैंने कहा ना कि अहिरवाल रीजन में जो है तकरीबन काफी सीट हैं और राव इंद्रजीत सिंह ने क्लेम किया था, आपने देखा। तो अगर उसको आप दूसरे राजनीतिक तरीके से देखें तो मोहन यादव का प्रेजेंट होना यहाँ पर, इसका मतलब वो लोग उस पर्टिकुलर वोट बैंक को जो है किसी एक नेता के पास ही नहीं रहने देना चाह रहे हैं। उनका ये भी मैसेज देना होगा कि हमारे पास और लोग भी हैं, इसीलिए बाहर उनको चीफ मिनिस्टर को ले आके उस खास वर्ग को जो है एक तरह से देखा जाए एक संदेश देने की कोशिश की गई। क्योंकि आपने देखा कि अहिरवाल रीजन में यादवों की संख्या ठीक ठाक और वो लोग काफ़ी प्रभावी हैं और शायद वही एक कारण था कि कांग्रेस वहाँ चूक गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। अखिलेश आज आपने देखा होगी जम्मू कश्मीर में शपथ लेते समय राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव दिखे। अब मुझे लग रहा है कांग्रेस उस बात को रियलाइज कर रही है, उस बात को रियलाइज कर रही, इसीलिए एक एका का मैसेज देने की कोशिश वहाँ पर आपने देखा होगा, साथ में बैठे हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो उसमें एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, आप इसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो अब जो है कल नायब सिंह सैनी शालीमार ग्राउंड में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ एनडीए और भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, सभी शासित मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद होंगे। उसके साथ ड्रोन दीदी से लेकर वहाँ के किसान संगठन के और भी लोग वहाँ इनवाइट किए जाएंगे। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री, एनडीए के और घटक दल और द्रोण देवी और किसानों के और संगठन। तो द्रोण दीदी के साथ में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने द्रोण दीदियों का एक संगठन तैयार किया है, जिसमें कि महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं जो है द्रोण के जरिए जो एग्रीकल्चर के जो एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगी, उसकी देखरेख कर पाएंगी। तो उसमें एक मैसेज है कि प्रो वीमेन प्रोग्राम, आने वाले चुनाव आप देख रहे हैं झारखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो प्रो वीमेन स्टैंड है वो, ताकि आने वाले स्टेट में भी वहां भी महिलाओं को उसी तरह से आगे किया जाएगा। और दूसरा आपने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल, तो वो भी एक साथ जो गठबंधन धर्म है उसमें सभी घटक दलों को एक साथ चलने का मैसेज ये भी उसमें दिखाया जाएगा। कल आप देखेंगी, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो पॉलिटिकल मैसेजिंग महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी उसमें एक तरह से दिखेगी। जी। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी, और जो बता रहे थे कि हरियाणा में किस तरह से एक बार फिर भाजपा जो है वो अपना पावर और अपने एकता को दिखाने की कोशिश करेगी। थोड़ी देर बाद हम फिर आपसे मुखातिब होंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर पे और आगामी चुनावों पे। तब तक आप जुड़े रहिए India.com के साथ। धन्यवाद।